नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक ज़माना हुआ था, एक ज़माना क्या दशकों तक भारत की राजनीति सड़क और संसद में लड़ी जाती थी। एक दूसरे का मुकाबला चुनाव में या फिर संसद में या फिर महारैलियों के जरिए, रोड शो के जरिए, नुक्कड़ सभाओं के जरिए किया जाता था। लाउड स्पीकरों पर एक दूसरे के खिलाफ बुराई और अपनी बढ़ाई की जाती थी। लेकिन वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो मोदी जी ने और उनकी टीम ने सबसे पहले उसका फ़ायदा उठाया और 2010 के बाद एक यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक नैरेटिव बनाया, नेगेटिव नैरेटिव बनाया और सत्ता से बाहर करके सत्ता हासिल कर ली। और उसके बाद इस देश में एक दौर चला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश के बहुत से आम जनों को अंधभक्तों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वक्त तो है, बदलेगा ही। वक्त फिर बदला। अब चुनाव या राजनीति जो है, इस देश की राजनीति मुख्यतः कांग्रेस बनाम बीजेपी या आप कहें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में आकर सिमट गई है। तो जाहिर सी बात है, जब दो लोगों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में या दो धड़ों के बीच में सारी लड़ाई आकर रुक गई है, तो रूप भी बदल गया। अब आपको रैलियों में, सदन में ये सब लड़ाई नहीं दिख रही। लड़ाई का ताज़ा जो प्लेटफॉर्म है वो बन गया है रील्स, इंस्टाग्राम रील्स। एक जेनजी के आंदोलन ने एक महीना पहले तक, ये 1-1.5-2 महीना पहले तक आप मान के चलिए, इस देश में कोई सोच नहीं सकता था कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की राजनीति निर्भर हो सकती है या भारत की राजनीति इस प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है। लेकिन एक युवाओं के जेनजी प्रदर्शन ने पूरा नैरेटिव बदल दिया, पूरा सिस्टम बदल दिया, पूरा भारत की राजनीति के परखच्चे उड़ा दिए पुराने सिस्टम के और नए सिस्टम को ला दिया। अब लड़ाई इंस्टाग्राम पर है और देश के दो बड़े नेताओं के बीच में ये लड़ाई हो रही है। कहने को तो कुछ लोग जो खास करके कांग्रेस के समर्थक है, वो तो ये भी कहते हैं कि एक आउटगोइंग पीएम है, एक इनकमिंग पीएम है। आउटगोइंग पीएम और इनकमिंग पीएम के बीच में अब इंस्टाग्राम बैटल चल रहा है। इंस्टाग्राम बैटल में जाहिर सी बात है, एक जीतेगा, एक हारेगा। हारेगा वो जो किसी और के कहने पर, किसी और की डायरेक्शन में, किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर काम करेगा। और इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो नेचुरल है, जो दिल में आता है वो बात करते हैं। इसलिए आप ये दो वीडियो देखिए, कल रात का कंपैरिजन में दो वीडियो हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने हैंडलूम दिवस के लिए लोगों को जो है हैंडलूम दिवस मनाने की अपील की, और दूसरे राहुल गांधी के हैं, जिसमें राहुल गांधी देश के युवाओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। छोटी सी झलक देखिए, फ़र्क आपको अपने आप दिखेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। अच्छा, मजे की बात है, आप खुद सोचिए, जिस शख्स को सोशल मीडिया का मास्टर कहा जाता था, लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपना मुरीद बनाने का मास्टर कहा जाता था, वो मोदी जी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ प्लेटफॉर्म की नहीं है, बात है उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। सारी गेम यहां आके अटक गई। मोदी जी जो बात मन की बात रेडियो प्रोग्राम में कहते हैं, उसी तरह की बात अपने इन
रील्स में कह रहे हैं उसी तरह का तरीका उनका है। जो तरीका उनका डायस्पोरा, खास करके विदेशों में जाकर जो डायस्पोरा के बीच टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भाषण देने का है, उसी अंदाज में देश के युवाओं को अप्रोच करना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी ने वो चीज़ चुनी जो मोदी कभी नहीं कर सकते। राहुल गांधी जानते थे कि मोदी जी कुछ भी कर लेंगे, स्क्रिप्ट अच्छी लिखवा लेंगे, पढ़ लेंगे, एक्टिंग कर लेंगे, कई कैमरों से मल्टी कैम शूट कर लेंगे, लेकिन एक काम वो कभी नहीं कर सकते, वो युवाओं के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। यही मौका राहुल गांधी ने भांपा, सबसे पहले यहीं पर मोदी जी को चित कर दिया। राहुल गांधी ने युवाओं से कहा, खुला दरबार है, मेरा मंच खुला है, जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं पूछिए। और सोचिए, जो आदमी छात्रों के मुद्दे को लेकर लड़ रहा है, छात्रों के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा है, मोदी जी से माफ़ी मंगवाने को कह रहा है, दोनों संसद नहीं आ पा रहे, उस नेता से पहले ही दिन सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में आपकी सरकार है, सहयोगी सरकार है, वहाँ भी झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे। गारंटी से देता हूं कि राहुल गांधी चाहते तो इस सवाल को निकाल सकते थे, इसका जवाब नहीं दे सकते थे। और दूसरी, उससे भी डबल गारंटी ये कह सकता हूं कि अगर मोदी जी कभी ऐसा कोई प्रयोग करेंगे तो इस तरह के सवाल आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने समझा, वो जानते थे कि ये सवाल को पूछना और इसका जवाब देना कितना ज़रूरी है, और क्या जवाब दिया ये आपने देखा ही होगा। वीडियो देखिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। अब वीडियो तो बहुत है राहुल गांधी के का, लेकिन एक वीडियो, एक छोटे से संदेश ने दरअसल पूरा सिस्टम हिला दिया। लाइन एक कही है राहुल गांधी ने, लेकिन संदेश उस एक लाइन में बहुत सारे। इसलिए मैंने कई बार कहा कि राजनेता के रूप में राहुल गांधी अब बहुत परिपक्व हो गए। वो इशारों इशारों में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। एक लाइन उन्होंने कही, सवाल था कि आपका, राहुल जी, आपका बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन है। उसके जवाब में जो उन्होंने अमरिंदर सिंह का नाम लिया और जो कहा, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। आपने सुना होगा, फिर एक बार सुन लीजिए। Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him. He's cool, and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. हेलो अमरिंदर अंकल, ये एक लाइन है ना, ये बहुत से सिस्टम को हिला गया, बहुत से सिस्टमों में सुरसुरी दौड़ा गया। मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं डिकोड कर पाया, जितना मैं समझ पाया, राहुल गांधी की राजनीति को 2004 से देख रहा हूँ, बदली राजनीति को भी देख रहा हूँ। इस एक लाइन से कम 3 संदेश तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। एक संदेश है बीजेपी के लिए और 2 संदेश है खुद की पार्टी के लिए। बीजेपी के लिए क्लियर संदेश है कि अमरिंदर सिंह आज भी मेरे दिल में है, अमरिंदर सिंह का पार्टी में वेलकम है, जब चाहें कांग्रेस में आ सकते हैं। अब सोचिए, अमरिंदर सिंह हिल गए तो पंजाब में बीजेपी का पूरी प्लानिंग ध्वस्त हो जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह अकेले नहीं जाएंगे वापस कांग्रेस में। अमरिंदर सिंह के साथ कई लोग लाइन लगा के बैठे। और दूसरी बात, अमरिंदर सिंह जैसा बड़ा नाम अगर बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में लौटता है तो जो इस वक्त नाजुक स्थिति में मोदी शाह चल रहे हैं ना, उनकी कुर्सी और ज़्यादा नाजुक हो जाएगी, उनकी कुर्सी की टांगे और हिल जाएंगी। और सिर्फ एक लाइन ने वैसे भी बीजेपी में पूरी सुरसुरी दौड़ा दी है। सब कुछ इस वक्त हिल चुका है एक तरह से, क्योंकि नाम अमरिंदर सिंह था बेशक,
नाम अमरिंदर सिंह था, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में गए हैं उनमें राहुल गांधी के नज़दीकी सिर्फ अमरिंदर सिंह है। बहुत से लोग हैं जिनको राहुल गांधी पसंद करते हैं। नाम अमरिंदर था, लेकिन संदेश बहुत से लोगों तक, उन सब लोगों तक पहुंचा है कि जहाज डूब रहा है, वक्त है, अगर बदलना चाहते हो तो बदल लो। दूसरा संदेश उनका था अपने यहाँ पर पंजाब में जो चन्नी रंधावा एंड गुट जो कर रहा है इस वक्त, जो कांग्रेस की फजीयत कर रहा है, जो वहाँ पर प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं, राजा वड़िंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जो भी मतलब अनुशासनहीनता वहाँ पर की जा रही है, उनके लिए एक सीधा संदेश है कि मेरे पास चॉइस की कमी नहीं है। अमरिंदर सिंह को मैं वापस ला सकता हूँ। भले ही अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ना बने, भले ही अमरिंदर सिंह चुनाव ना लड़े, लेकिन अमरिंदर सिंह को पार्टी की कमान तो दी जा सकती है। और अमरिंदर सिंह के आगे दरअसल चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे रंधावा हो, चू नहीं निकलती। खास करके चरणजीत सिंह चन्नी की चू नहीं निकलती अमरिंदर सिंह के सामने। सीधा संदेश उनको है कि सुधर जाओ, वरना मेरे पास ये रास्ता भी है। और दूसरा जो संदेश अपनी ही पार्टी के लिए, वो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में अपनी पार्टी के उन नेताओं के लिए जो इनडिसिप्लिन या फिर जो बगावती सुर की सोच रहे हैं, उनके लिए है कि ये तो पहले से मालूम था कि अमरिंदर सिंह के परिवार के, गांधी परिवार के साथ निजी संबंध हैं, लेकिन बाकायदा ये कहना कि अमरिंदर सिंह मेरे फेवरेट है और उन्हें हेलो अमरिंदर अंकल कहना, और अमरिंदर सिंह का हाल फिलहाल में 2-4 इंटरव्यूज़ में ही कहना कि राहुल गांधी मुझे विश करते रहते हैं, मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, ये एक संदेश उन सभी बगावती तेवरों वालों के लिए दे गया कि जो मेरा इतना अजीज़ था, जिसको मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, भले ही वो बीजेपी में चला गया, लेकिन उसकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर इतने करीबी, न सिर्फ मेरे करीबी, मेरे पारिवारिक मित्र को अगर मैं पार्टी हित में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा सकता हूँ और उसको इतना नाराज़ कर सकता हूँ कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए, तो सोचिए किसी और के लिए मेरे लिए क्या मायने है। राहुल गांधी ने एक संदेश दिया कि पार्टी सर्वोपरि है। अगर अपने प्रिय अमरिंदर सिंह, ना सिर्फ अमरिंदर सिंह, याद रखिएगा कमलनाथ दूसरे हैं जो राहुल गांधी के काफ़ी क्लोज थे, उसके बावजूद कमलनाथ को भी साइड किया हुआ है और अमरिंदर सिंह तो साइड हैं ही, बीजेपी में चले गए। अपने नज़दीकियों को, अपने चहेतों को कुर्बानी उनकी दी। हाल ही में केसी वेणुगोपाल की कुर्बानी उन्होंने दी। ये सब संदेश उन्हीं लोगों के लिए है कि आपकी जिद, आपकी अनुशासनहीनता, आपकी जो अब क्या कहें उसको, बगावत, ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे लिए मायने रखते हैं पार्टी, संगठन, और जो पार्टी के लिए और जो संगठन के लिए सही लगेगा, जो पार्टी की सोचेगा, खुद की नहीं सोचेगा, उसको अब इस नई राहुल कांग्रेस में आगे बढ़ाया जाएगा। आपको तकलीफ़ है, आप जाइए, मोस्ट वेलकम है। पार्टी को कोई दुख नहीं होगा आपके जाने से। अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के हिसाब से रहना होगा। ये सब मैसेज उस एक लाइन ने दे दिए हैं पार्टी को, और उसका असर भी देखिएगा पंजाब में। अब मैं आपको सुना नहीं सकता पंजाबी में, पंजाब में कई कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए थे आज। सब सुर में एक दो लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी अमरिंदर सिंह को कूल कह रहे हैं तो वो कूल होंगे। अमरिंदर की तारीफों में एक दो लोगों ने अमरिंदर की तारीफ कर दी कि बहुत शानदार लीडर हैं, मास लीडर हैं, ये हैं, वो हैं, सो हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत वक्त से कांग्रेस को कवर कर रहा हूँ, कांग्रेस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ, खास करके 98 से मैंने कांग्रेस को कवर करना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया। 3-4 चेहरे हैं, अमरिंदर सिंह, शीला दीक्षित, वीरभद्र सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, AK एंटनी, और कुछ हद तक महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख। कांग्रेस के ये नेता थे जिन्होंने सच में अपने कंधे पर कांग्रेस को ढोया। ये वो नेता थे जो अपने अपने प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे और जीतने की कुव्वत रखते थे।
यही नेता थे। अब शीला दीक्षित नहीं रही, वीरभद्र सिंह नहीं रहे, विलासराव देशमुख नहीं रहे, अमरिंदर सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, ए.के. एंटनी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। ये सही में जेम ऑफ द लीडर थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये बोलते थे ना, सब खामोश होते थे, सब खामोशी से इनकी बात सुनते थे। सारे वक्ता बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे सारे के सारे, इसीलिए शायद ये मास लीडर थे। आज के जितने ये चन्नी वन्नी जैसे नेता हैं, जितने ये और कई जो है वो बगावती सुर दिखा रहे हैं, ये अपनी विधानसभा अपने दम पर नहीं जीत सकते। चन्नी मुख्यमंत्री रहते हुए 2 विधानसभा से लड़े थे ना पिछली बार, क्या हुआ था? दोनों से क्यों हार गए थे? कभी ये सवाल चन्नी से पूछा गया? पार्टी ने कभी चन्नी से ये नहीं पूछा कि आप दोनों क्यों हार गए थे? उसके बावजूद 1 साल के लिए गायब रहे, 1 साल पार्टी का कोई काम नहीं किया, विदेश में जाके बैठ गए थे। फिर भी पार्टी ने गले लगाया, हाथों हाथ लिया, सांसदी लड़वाई, सांसद बनाया। उसके बावजूद अगर इस तरह का रुख अपनाएंगे तो राहुल गांधी को ये कड़ा संदेश देना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी सबसे कमज़ोर विकेट पर है। इस वक्त मैं कांग्रेस के अंदर इस तरह की बदमाशियां अलाउ नहीं कर सकता। आलम देखिए, सर कार्यवाहक जो है वो आरएसएस के जेनजी के आंदोलन को देशद्रोही बताते हैं, और उसी संघ के प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत जेनजी के आंदोलन को जायज़ ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध भी संवाद का तरीका होता है। जेनजी की शिकायतें सही हैं, उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया जाना चाहिए। उन्हीं के जो डेपुटी हैं वो 2 दिन पहले कहते हैं कि ये देशद्रोही था, देश विरोधी था। मजबूरी देखिए, हालत देखिए इस वक्त बीजेपी के में क्या हालत है कि मोहन भागवत अब इनडायरेक्टली मोदी को सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ भाषण या चुनाव जीतना नहीं होता, सच्चा नेतृत्व होता है लोगों की भावनाएं समझना और संघर्ष के वक्त खड़े रहना। सच्चा नेता पीछे से पार्टी के पीछे रहकर काम करता है, आगे नहीं आता। ये सारे इनडायरेक्ट संदेश मोदी जी के लिए थे। इस हालत में अगर पार्टी है तो राहुल गांधी इस वक्त मौके पे चौका मारेंगे कि अपनी पार्टी को संभालेंगे? वहाँ हालत देखिए, एक जेनजी के ने कितना हिला दिया है। 40 करोड़ जेनजी की पॉपुलेशन है कि एक कहावत है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो जो मैंने कहा आपको, सर कार्यवाहक जो है वो आंदोलन को देश विरोधी बता रहे थे और संघ प्रमुख जो है उसे जेनजी के आंदोलन को सही कह रहे हैं। उसी तरह से एक मैडम कंगना रनौत कुछ दिन पहले गटर जनरेशन कहा था ना जेनजी को, गटर जनरेशन। मोहन भागवत ने सुर क्या बदले, मैडम के सुर भी बदल गए। ये मैडम भी अब हज की तरफ चल पड़ी। देखिए, जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है, और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए, और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। बताइए, कह रही है कि जेनजी हमारी भविष्य है। 4 दिन पहले गटर जनरेशन थी ये। तो वक्त है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, लेकिन असली नेता, असली पार्टी वही है जो बदले हुए वक्त पर सही समय पर सही चोट मारे। इस वक्त राहुल गांधी सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही समय पर सही चोट मार रहे हैं। बैकफुट पे क्या बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई बीजेपी है। इस वक्त कांग्रेस के बाकी नेताओं को राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हर एक मुद्दे को उठाकर घर घर तक पहुंचाना चाहिए, ना कि उनकी टांग खींचने का काम करना चाहिए। जब टांग खींचोगे फिर राहुल गांधी यही कहेंगे, हेलो अमरिंदर अंकल, हाउ आर यू भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। नमस्कार।